रिजेक्शन क्यों होती है एक प्लेंट की, प्लेंट होती क्या है, ये सब हम इस टॉपिक पे समझेंगे। इंट्रोडक्शन। बिफोर अ कोर्ट एक्सेप्ट्स अ केस को हम सूट भी कहते हैं, इट फर्स्ट चेक्स द प्लेंट। प्लेंट क्या होती है? एक रिटन कंप्लेंट। प्लेंट कौन करता है? प्लेंटिव। प्लेंटिव वो इंसान होता है जिसको नुकसान पहुंचा होता है डिफेंडेंट से। डिफेंडेंट वो बंदा होता है जिसने नुकसान पहुंचाया हो, ठीक है। तो प्लेंटिव कोर्ट में किस तरह से केस करेगा? केस करने के लिए वो एक प्लेंट लिखेगा। प्लेंट क्या होती है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। उसको रिटन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, रिटन कंप्लेंट भी, जिसके अंदर प्लेंटिव उस प्लेंट में यानी कि उस रिटन कंप्लेंट में सारी बातें लिखेगा कि डिफेंडेंट ने किसी से उसको नुकसान पहुंचाया, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो कि कोई भी। ये चीज़ होती है प्लेंट। द कोर्ट मस्ट डिसाइड वेदर द प्लेंट शुड बी एक्सेप्टेड, रिटर्न्ड और रिजेक्टेड। अब ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो उस प्लेंट को एक्सेप्ट करे, रिटर्न कर दे वापस, या रिजेक्ट कर दे। एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि केस को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। रिटर्न करने से क्या होगा कि कोर्ट कहेगी कि आपकी प्लेट में फ़लाँ गलती है, आप इसको दुरुस्त करके दोबारा भेजें। रिजेक्शन से क्या होगा कि उस प्लेट में कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो लॉ वाली होंगी और वो बहुत बड़ी होंगी, जिस वजह से कोर्ट को लगेगा कि ये प्लेट ना तो रिटर्न हो सकती है ना एक्सेप्ट, तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये बात यहाँ लिखी है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7 एंड रूल 11 ऑफ CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड की इन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग और इन रूल्स के अकॉर्डिंग देयर आर स्पेसिफिक सिचुएशंस वेयर अ प्लेंट मस्ट बी रिजेक्टेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि CPC के इस ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस लिखी गई हैं जिनकी वजह से प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। यानी कि इस ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन पे ये बताया जा रहा है कि जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। प्लेंट यानी कि एक पेज है जिसमें प्लेंट लिखी होती है, यानी कि रिटन कंप्लेंट लिखी होती है प्लेंटिव की। इसमें रेलेवेंट सेक्शन के अंदर रेलेवेंट प्रोविजन में भी अपने वही ऑर्डर जो इंट्रोडक्शन में दिए वो भी आप डाल सकते हैं, और ये बाकी के भी डाल सकते हैं। अगर आपको बाकी नहीं याद रहते तो ये जो मेन ऑर्डर है जो इंट्रोडक्शन में आपने दिया ये लाजमी डाल दें, ठीक है। रेलेवेंट प्रोविजन में पहला वो ऑर्डर दे दिया आपने जो आपने इंट्रोडक्शन में दिए, फिर आप सेक्शन 148 और 149 भी दे सकते हैं, ऑर्डर 41 रूल 3 भी दे सकते हैं। ये सारे CPC के सेक्शंस हैं। फिर उसके बाद दूसरे सेक्शंस आते हैं कोर्ट फी एक्ट के। कोर्ट फी एक्ट के सेक्शन 4, 6, 12 और 28 आ जाता है। फिर दूसरा सेक्शंस आपको सूट वैल्यूएशन एक्ट से मिलेंगे जो कि सेक्शन 11 आएंगे। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कि रिजेक्शंस ऑफ प्लेंट पे वर्क करते हैं। यानी कि इन सारे सेक्शंस में ये बताया जाएगा कि किन किन कंडीशंस पे रिजेक्शन की जा सकती है प्लेंट की, यानी कि प्लेंट को कोर्ट रिजेक्ट करेगी। नेक्स्ट हेडिंग इज़ मीनिंग ऑफ रिजेक्शन। मीनिंग ऑफ रिजेक्शन के बारे में ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी हमें बता रही है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है रिजेक्शन मीन्स रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग सच एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। तो इसमें सिर्फ आपको रिजेक्शन का मीनिंग बताया जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि प्लेंट को रिजेक्ट किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे सिंपल रिजेक्शन बताई जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि रिजेक्शन मीन्स रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, इसको कहते हैं रिजेक्शन। और वो रिजेक्शन किसी कॉन्ट्रैक्ट की भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली ये जब भी प्लेंटिव कोई भी रिटन कंप्लेंट लिखता है वो एक ऑफ़र की तरह कोर्ट में जाती है। कोर्ट क्या करेगी? उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिजेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हेन कैन अ प्लेंट बी रिजेक्टेड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस टाइम पे या किस कंडीशन पे या किन सर्कमस्टांसेस पे रिजेक्शन की जाएगी। यहाँ पे आपने वही ऑर्डर देना है जो आपने इंट्रोडक्शन में दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और उसी के ऊपर ज़्यादा टॉपिक में बातें आएंगी। इससे हमारे पास 4 पॉइंट्स आएंगे जो आपने ऐड करने हैं। पहला है नो कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन मीन्स कि प्लेंटिव, ठीक है, इसकी लड़ाई लगी हुई डिफेंडेंट के साथ। अब प्लेंटिव क्या करेगा कि एक प्लेंट बनाएगा, यानी कि एक रिटन कंप्लेंट बनाएगा जिसमें वो सारी बातें तो लिख देगा कि डिफेंडेंट ने मुझे थप्पड़ मारा, डिफेंडेंट ने ये किया, डिफेंडेंट ने वो किया, लेकिन इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं डालेगा। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स
कि कोर्ट के पास कोई रीज़न होना चाहिए डिफेंडेंट को अरेस्ट करने का, डिफेंडेंट को सज़ा देने का। लाइक किसी को सिर्फ थप्पड़ मारना या तंग करना कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता। कॉज ऑफ एक्शन तब हो सकता है जब कोर्ट को दिखे कि डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाएगा या उसके राइट्स को हार्म पहुंचाएगा, तब कोर्ट एक्शन लेगी। लेकिन अगर कोर्ट को दिखा कि इस प्लेंट के अंदर, यानी कि ये जो प्लेंट लिखी गई है, इस प्लेंट के अंदर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा, सिर्फ दोनों बंदों की लड़ाई लगी हुई है, लेकिन कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा, किसी के राइट्स वायलेट नहीं हो रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, किसी की प्रॉपर्टी राइट्स वायलेट नहीं हो रहे, तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट क्या करेगी, उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कॉज ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है केस को कंटिन्यू करने के लिए। इफ़ द प्लेंट डज नॉट शो अ वैलिड रीज़न फॉर फाइलिंग द केस, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन को हम कहते हैं रीज़न, यानी कि कोर्ट को जब दिख गया कि कंप्लेंट तो कर दी है प्लेंटिव ने, लेकिन इसमें कोई रीज़न नहीं दिख रहा कि कोर्ट को कंटिन्यू करना चाहिए केस को, या कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा, तो ऐसे सिचुएशन पे प्लेंट कैंसिल हो जाएगी। और ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं ये आगे भी कंटिन्यू होंगे, क्योंकि इसी के ऊपर ही रिजेक्शन मिलती है, यानी कि इन्हीं चीज़ों पे मोस्टली रिजेक्ट किया जाता है, तो इन्हीं के ऊपर आगे मज़ीद हेडिंग्स आएंगी। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रॉन्ग वैल्यूएशन। इफ़ द रिलीफ होता है कंसिडरेशन, यानी कि जो प्लेंटिव है और डिफेंडेंट है, अगर डिफेंडेंट ने कोई प्लेंटिव को पैसे देने हैं और पैसे कैलकुलेट नहीं करता डिफेंडेंट सही से, तो ऐसी सिचुएशन में भी रिजेक्शन हो सकती है प्लेंट की। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ द रिलीफ मीन्स कंपनसेशन और सोल्यूशन asked is incorrectly valued and the plaintiff does not correct it after being told by the court, यानी कि कोर्ट ने प्लेंटिफ से कहा कि, यानी कि प्लेंटिफ ने अपनी कंप्लेंट में कुछ पैसों की अमाउंट लिखी है, ठीक है, और वो जो पैसों की अमाउंट ऐसे सही से कैलकुलेट करके नहीं डाली, बट ऐसे ही डाल के लिख दी है। कोर्ट इससे कह रही है कि आपको हम तभी कंपनसेशन देंगे जब आप करेक्ट अमाउंट इसमें लिखेंगे, लेकिन प्लेंटिव ने कोर्ट की बात नहीं मानी और करेक्ट कैलकुलेशन करके अमाउंट नहीं लिखी, तो ऐसी सिचुएशन पे भी उसकी जो प्लेंट है वो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। तो ये भी एक रीज़न बनता है। थर्ड इज़ इनसफिशिएंट स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर का मतलब है कि कुछ ऐसे पेजेस होंगे कोर्ट में देने के लिए जिस पे एक स्टैम्प लगना चाहिए, वो स्टैम्प किसी अथॉरिटी से आपने लगवाना होगा। अगर आपने वो पेज जमा करा दी और उसमें स्टैम्प लगा ही नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ें नहीं मौजूद जिससे पता चल सके कि वो पेज वैलिड है, एक ऐसा पेज होगा कंप्लेंट के अंदर जो आपने देना होगा स्टैम्प के लिए। अगर वो स्टैम्प उसमें मौजूद नहीं है, बगैर स्टैम्प के आपने वो कंप्लेंट यानी कि वो प्लेंट कोर्ट में दे दी है, तो कोर्ट फ़ौरन उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उसमें आपने स्टैम्प नहीं लगवाया किसी अथॉरिटी से, ठीक है। इस सिचुएशन पे भी प्लेंट कैंसिल हो सकती है। इफ़ द कोर्ट फी इज़ नॉट पेड प्रॉपरली एंड द प्लेंटिफ फेल्स टू फिक्स इट इन द गिवन टाइम। यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि एक तो स्टैम्प नहीं लगवाई, साथ में फ़ी भी नहीं दी। फ़ी मीन्स कि जब भी कोई प्लेंटिव प्लेंट लिख के देगा, कंप्लेंट लिख के देगा, तो उसको चाहिए कि वो फ़ी भी दे। ऑब्वियसली जो भी काम होंगे, चाहे वो प्लेंट हो कि डिफेंडेंट की साइड से कोई भी अपने केस को कोर्ट लेके जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको फ़ी भी देनी पड़ती है। तो अगर प्लेंटिव ने प्लेंट की फ़ी नहीं दी, ना ही स्टैम्प लगवाया कागजात पे, पेजेस पे, तो इन चीज़ों पे भी कोर्ट रिजेक्ट कर देगी प्लेंट को और आगे केस को कंटिन्यू नहीं करेगी। फोर्थ पॉइंट पे आता है सूट बार्ड बाय लॉ। सूट मीन्स लॉ या केस, सूट को कहते हैं केस, ठीक है। बार्ड का मतलब है जिसको रोका जाए या बैन किया जाए, बाय लॉ, यानी कि ऐसे केसेस या ऐसे मामला जिसको लॉ ने खुद रोका हुआ है कि इस पे लोग केस नहीं कर सकते, ऐसे चीज़ों पे केस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ द लॉ डज नॉट अलाउ द केस टू बी फाइल्ड फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू टाइम लिमिट और मिसिंग लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर लॉ ने खुद किसी केस पे लिमिट लगाई हुई है, मिसाल के तौर पे एक केस है प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी पे लिमिट लगाई हुई है लॉ ने 20 साल की। अब 20 साल गुजर गए हैं और 20 साल बाद एक बंदा उठ के आके कोर्ट में जाके कह रहा है कि मेरे प्रॉपर्टी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट उसकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट एक पूरा टॉपिक है इसी के ऊपर, जिसमें ये बताया जाता है, लिमिटेशन एक्ट में ये बताया जाता है कि फ़लाँ लॉ पे कितना टाइम पीरियड है और फ़लाँ लॉ पे कितना टाइम पीरियड है, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा एक एक्ट बना हुआ है।
और पूरा का पूरा एक्ट आपको इस सब्जेक्ट के साथ मिलेगा। तो वो हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि डिफरेंट केसेस पे एक टाइम लिमिट है, ठीक है। तो अगर लॉ ने टाइम लिमिट लगाई हुई है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम के अंदर ही उनको केस करना चाहिए। अगर वो टाइम लिमिट गुजर गया, यानी कि 20 साल या 3 साल या जितने साल का टाइम लिमिट लगाया वो गुजर गया, या 3 महीने का भी लगाया, तो उसके बाद उसकी प्लेंट नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। और सुनी भी जाती है तो उसके कुछ रीजंस बताने पड़ेंगे। वो आपको लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इसके सारे चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये बताया जाता है कि केसेस में लॉ ने लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, और साथ में ये भी बताया जाता है कि अगर किसी बंदे का टाइम गुजर जाता है और उसने केस नहीं किया टाइम पे, तो उसको वो किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं, वो आपको लिमिटेशन एक्ट में ही मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि अगर लॉ ने कोई लिमिटेशन लगाई और टाइम गुजर गया तो ऐसी सिचुएशन पे प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई मिसिंग लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर जो जैसे मैंने पहले बताया, अगर स्टैम्प एक्ट मिसिंग है, यानी कि स्टैम्प नहीं लगा हुआ या कोर्ट की फ़ी नहीं दी टाइम पे, तो इन चीज़ों पे भी अगर देख के कोर्ट को कि ये चीज़ें मिसिंग है तो ऐसी सिचुएशन पे भी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये बातें आपको इस 4th पॉइंट में लिखनी है, यही हेडिंग्स आपको आगे भी आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया, द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट एट एनी स्टेज इवन बिफोर सेंडिंग अ नोटिस टू द अदर पार्टी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को मिल जाती है प्लेंट और प्लेंट में उनको ये सारी प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं या कोई एक भी प्रॉब्लम इनमें से दिख जाती है, तो वो उस प्लेंट को ऑन स्पॉट कोर्ट रिजेक्ट कर देगी और दूसरी पार्टी को बिल्कुल नहीं बताएगी। यानी कि जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ प्लेंट में बातें लिखी गई हैं, उसके खिलाफ जो भी बातें यहाँ लिखी गई हैं प्लेंट में, वो प्लेंट को पहले तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट करने के बाद कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को बिल्कुल इतला नहीं देगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्लेंट तो रिजेक्ट हो गया, अब इतला दे ना दे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हु कैन रिजेक्ट अ प्लेंट, यानी कि कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास ये पावर है कि वो प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। पहली अथॉरिटी है कोर्ट की, यानी कि कोर्ट इटसेल्फ के पास एक सू मोटो पावर होती है। सू मोटो का मतलब ही यही होता है कि कोर्ट की अपनी पावर, ठीक है। कोर्ट खुद से कर सकती है, इसको हम सू मोटो कहते हैं। यानी कि कोर्ट खुद भी इसको रिजेक्ट कर सकती है। व कोर्ट नोटिस अ प्रॉब्लम इट कैन रिजेक्ट द प्लेंट, यानी कि कोर्ट खुद अपनी पावर से उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। दूसरी अथॉरिटी है हमारे पास डिफेंडेंट की, यानी कि डिफेंडेंट कोर्ट को एक एप्लीकेशन भेज सकता है कि मेरे खिलाफ प्लेंटिव ने जो भी बातें लिखी गई हैं प्लेट में उसको आप रिजेक्ट कर दें। लेकिन ऑब्वियसली कोर्ट फ़ौरन तो रिजेक्ट नहीं करेगी, कोर्ट तभी रिजेक्ट करेगी जब डिफेंडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर्ली, यानी कि अपनी एप्लीकेशन में प्रॉपर्ली बताएगा कि प्लेंट ने जो भी बातें लिखी गई हैं गलत लिखी हैं, उसमें ये चीज़ें हैं। तो प्लेंटिव के पास अथॉरिटी ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सके। तो अगर वो चीज़ें प्रूव कर देते तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट डिफेंडेंट की बात मान लेगी और प्लेंटिव की प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन डिफेंडेंट को भी चाहिए कि वो जो भी चीज़ें लिखे एप्लीकेशन में वो ऐसी हों कि वो प्लेंटिव के प्लेंट को रिजेक्ट कर सकें। यानी कि अगर डिफेंडेंट की एप्लीकेशन वीक होगी, कमज़ोर होगी, उसमें सारी बातें सही से नहीं लिखी गई और कोर्ट को लगेगा कि डिफेंडेंट खुद जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर डिफेंडेंट की साइड सही होगी, क्लियर होगी और उसकी जितनी भी बातें एप्लीकेशन में लिखी गई हैं वो सही हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेंटिव की साइड से, तब डिफेंडेंट की साइड को माना जाएगा और प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज रीजंस फॉर रिजेक्टिंग प्लेंट, यानी कि क्या रीजंस होंगी। ये वही रीजंस है जो हमने ऊपर पढ़ दी, यानी कि जो पिछली हेडिंग थी व्हेन कैन अ प्लेंट बी रिजेक्टेड, ये सारी वही हेडिंग्स हैं जो आपने दूसरी हेडिंग में लिखनी है, लेकिन उनको थोड़ा लंबा करना है। यानी कि जो हमने यहाँ पे एक लाइन्स में बातें लिखी गई हैं वो अब लंबी हो जाएंगी इस दूसरी हेडिंग में। यानी कि कॉज ऑफ एक्शन के बारे में हमें सारा बताना है डिफरेंट पॉइंट्स में। अब कॉज ऑफ एक्शन में ये लिखना है, अ कॉज ऑफ एक्शन मीन्स द रीज़न वाई अ प्लेंटिव इज आस्किंग फॉर अ लीगल रेमेडी, इसको हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। पहले ये पॉइंट में आपने कॉज ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन कर देना है, दूसरे पॉइंट में हमने कॉज ऑफ एक्शन को मजीद डिस्कस करना है कि इफ़ द प्लेंट डज नॉट क्लियरली शो अ वैलिड रीज़न द कोर्ट कैन रिजेक्ट, यानी कि जो प्लेंट है, प्लेंट वही था रिटन कंप्लेंट ऑफ प्लेंटिव। अगर प्लेंट में प्रॉपरली क्लियरली नहीं लिखा गया कि किन रीजंस पे जो है आप डिफेंडेंट को सज़ा दें, अगर ये चीज़ें नहीं लिखी गई तो कोर्ट खुद ब खुद उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। थर्ड पॉइंट इसमें ये लिखना है आपने, द कोर्ट अज्यूम्स दैट ऑल फैक्ट्स इन द प्लेंट आर ट्रू बट इफ़ इवन देन द केस इज़ वीक द कोर्ट विल रिजेक्ट इट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्लेंट ने सारी बातें अपनी प्लेंटिव ने सारी बातें जो अपने प्लेंट में लिखी हैं, यानी कंप्लेंट में लिखी हैं, वो सारी बातें सच्ची हैं, फैक्ट्स हैं, उसमें सब कुछ सच लिखा हो गया है। फैक्ट्स को मतलब है असलियत, यानी कि जो भी बातें प्लेंटिव ने प्लेंट में लिखी हैं वो सारी बातें सच्ची हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर भी
उस प्लेंट के अंदर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन मौजूद ही नहीं है। कोर्ट को समझ ही नहीं आ रही कि किन वजूहात पे ये बंदा आके हमसे मदद मांग रहा है, उनको नहीं समझ आ रही। तो ऐसी सिचुएशन पे भी कोर्ट रिजेक्ट कर देगी उसकी प्लेंट को। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स में आपने सेम ही बात बतानी है, लेकिन सेपरेट करके एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रॉन्ग वैल्यूएशन। रॉन्ग वैल्यूएशन वही थे कि कैलकुलेशन सही से नहीं बताई। यहाँ पे लिखे तो प्लेंटिव मस्ट करेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट से प्लेंटिव को कोई पैसे चाहिए और पैसे की अमाउंट प्लेंटिव ने अपनी प्लेंट में सही से नहीं लिखी, तो ऐसी सिचुएशन पे भी उसकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इफ़ द कोर्ट थिंक्स द वैल्यूएशन इज इनकरेक्ट एंड द प्लेंटिव डज नॉट करेक्ट इट इन टाइम, द प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। ऑब्वियसली एक टाइम लिमिट बता दिया जाएगा कि प्लेंटिव को बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपने अपने प्लेंट को ठीक कर दें, यानी कि आपको इतने दिन दिए जाएंगे, आप अपनी प्लेंट को ठीक कर दें। अगर दिन गुजर जाते हैं प्लेंटिव तब भी अपने प्लेंट को ठीक नहीं करता, उस अमाउंट को सही से नहीं लिखता, तो ऑटोमेटिकली टाइम गुजरने के बाद उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज़ इनसफिशिएंट स्टैम्प पेपर। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि फ़ी टाइमली नहीं पे की उसने प्लेंट देने के लिए, ना ही उसमें स्टैम्प पेपर प्रॉपर्ली यानी कि स्टैम्प प्रॉपर्ली लगी हैं, और डॉक्यूमेंट्स की यानी कि एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं और एक ही पे उसने स्टैम्प लगाया, बाकियों पे नहीं लगाया, तो ऐसी सिचुएशन पे भी उसकी प्लेंट कैंसिल होगी। वही सुपर वाली बातें हैं जो सेम यहाँ पे लिखी गई हैं। और इन टाइम का मतलब है कि ऑब्वियसली उसने स्टैम्प लगाना था और 2 दिन के अंदर लगाना था स्टैम्प, ठीक है, और 2 दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन बाद आके वो कहता है कि मैंने स्टैम्प लगा दिए हैं। 2 दिन उसने गुजार दिए, टाइम लिमिट को गुजार दिया, तो बस यहाँ ऐसी सिचुएशन पे भी रिजेक्शन हो जाएगी उसकी प्लेंट की। फोर्थ पॉइंट आता है फाइलिंग सूट विद लेस कोर्ट फी। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, प्लेंटिफ के पास पैसे नहीं है कोर्ट को देने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन पे वो क्या कर सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेक्शन 4 और सेक्शन 6 कोर्ट फ़ी वाले जो सेक्शंस हैं, ये CPC के सेक्शंस नहीं होंगे, ये कोर्ट फ़ी के सेक्शंस होंगे। तो कोर्ट फ़ी के इन सेक्शंस को यूज़ करके ये बताया जा रहा है कि अ सूट कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट अ करेक्ट फ़ी। यहाँ पे जो हमारा कोर्ट फ़ी है वो हमें ये बता रहा है इन सेक्शंस के अंदर कि जब तक कि एक प्लेंटिव पूरी अमाउंट जो वो लिखी गई है वो नहीं पे करेगा उस प्लेंट की, तब तक उसका जो प्लेंट है वो कोर्ट में नहीं जाएगी, ठीक है। तो प्लेंटिव को चाहिए कि वो फुल अमाउंट जो लिखी गई है प्लेंट की वो पे करे। दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है हाउएवर द कोर्ट कैन अलाउ एक्स्ट्रा टाइम टू पे द फ़ी अंडर सेक्शन 149 CPC। अब यहाँ में मेन फ़र्क ये है दोनों में कि पहले में ये बताया जा रहा है कोर्ट फ़ी के बारे में, तो कोर्ट फ़ी एक्ट के अंडर तो ये दोनों सेक्शंस हमें ये क्लियरली बताते हैं कि जब तक कि कोर्ट की पूरी फ़ी नहीं दी जाएगी, यानी कि जो भी चीज़ें चाहे वो प्लेंटिव की साइड से अगर कोई बंदा केस कर रहा है या डिफेंडेंट की साइड से कर रहा है या जो भी अथॉरिटी कर रही है केस या कोई पर्सनल बंदा कर रहा है, उनकी साइड पे जो जो पैसे लग रहे हैं उनको पे करने हैं वो पूरे करने चाहिए। लेकिन जो CPC के सेक्शंस हैं यानी कि CPC का सेक्शन 149 वो हमें ये कहता है कि कोई भी बंदा जो है कोर्ट में प्लेंट डाल सकता है, बेशक उसकी जो फ़ी है वो आप लेट भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कोर्ट फ़ी इज़ डेफिशिएंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ कोर्ट डिसाइड्स कोर्ट फ़ी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोर्ट खुद कोर्ट फ़ी की अमाउंट बताता है, तो कोर्ट विल चेक द करेक्ट अमाउंट ऑफ फ़ी। बेसिकली होता ये है कि डिफरेंट केसेस होते हैं, हर केस के ऊपर डिफरेंट फ़ी लगती है, तो ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्लेंटिफ को बताएं कि जो आप केस कर रहे हैं इस पर इतनी फ़ी लगेगी। ये बात यहाँ लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट इज टाइम इज़ गिवन टू प्लेंटिफ। द कोर्ट मस्ट अलाउ टाइम टू पे द फ़ी इफ़ द सूट इज़ विद इन द लीगल टाइम लिमिट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कोर्ट है वो देखेगी कि जो केस कर रहा है प्लेंटिफ उस पर कितनी फ़ी है, और वो ये भी बताएगी कि इसमें कितने दिन लगेंगे, यानी कि प्लेंटिफ को कहेगी कि इसमें आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, आप इन 2 महीनों में फ़ी पे कर लें। अगर 2 महीने गुजर जाते हैं तो आपका अपने आप ही प्लेंट रिजेक्ट हम कर देंगे। यानी अगर टाइम लिमिट है तो कोर्ट उस बंदे को टाइम दे सकती है, अगर टाइम लिमिट नहीं है तो ऑब्वियसली उसको फ़ी ऑन टाइम पे करनी होगी ताकि कोर्ट उस केस को प्रोसीड करे, कंटिन्यू करे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोर्ट कैन एक्सटेंड टाइम कोर्ट तभी एक्सटेंड करेगी अगर वो कोर्ट सेक्शन 148 को यूज़ करेगी, यानी कि CPC के 148 यानी कि 148 सेक्शन को यूज़ करे तो कोर्ट टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है। द प्लेंट नीड्स मोर टाइम द कोर्ट में ग्रांट एंड एक्सटेंशन का मतलब है टाइम बढ़ाना, या कोई भी चीज़ को बढ़ाने को कहते हैं एक्सटेंशन।
तो यानी कि कोर्ट इस सेक्शन को यूज़ करके प्लेंटिफ की डिमांड पे बढ़ा सकती है टाइम, ठीक है। यानी कि प्लेंटिफ के पास मिसाल के तौर पर पैसे नहीं है, वो नहीं दे पा रहा, उस फ़ी को नहीं पूरा कर पा रहा, तो प्लेंटिफ डिमांड कर सकता है कोर्ट से कि मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दें, तो वो इन सेक्शन से कर सकती है, यानी कि इस सेक्शन से। व्हाट हैपन्स इफ़ द फ़ी इज़ पेड लेट? If the plaintiff pays the fee within the time given, the case will continue as if it was correctly filled at the start. तो बेसिकली इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि टाइम गुजर गया है या बहुत लेट हो चुका है टाइम, ठीक है। गुजर गया में तो ऑब्वियसली चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर टाइम पार्ट केस है यानी कि उस पर लिमिट लगी हुई है किसी टाइम की कि 20 दिन तक आप कर दें, और उस 20 दिन के काफ़ी एंड के टाइम पे यानी कि 19 डेज़ उसने गुजार दिया और 20th डे में जाके वो फ़ी पे कर रहा है, बेशक वो 20th में भी अगर पे करता है ना, तब भी यही समझा जाएगा कि केस बिल्कुल स्टार्टिंग पे जैसे कि केस की फ़ीस ने शुरू में ही दे दी है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि अगर टाइम लिमिट लगा हुआ है, ठीक है, 20 डेज़ का, और वो बंदा पूरे इतने दिन गुजारने के बाद 20th डे में आके पैसे दे रहा है, तो तब भी यही समझा जाएगा कि इसने ऑन टाइम पैसे पे किए हैं और केस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये बातें यहाँ लिखी जा रही हैं। अब इसमें 5th पॉइंट आता है सूट बार्ड लॉ। यहाँ वही पिछली बात लिखी गई है कि अगर लॉ ने खुद किसी केस पे या किसी बात पे कहा हुआ है कि फ़लाँ केस पे जो है रिजेक्शन की जाए, इस तरह के केसेस को बिल्कुल भी कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन पे ऑब्वियसली फ़ौरन ही प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है इफ़ द लॉ डज नॉट अलाउ द सूट, यानी कि केस को कंटिन्यू करने के लिए लॉ खुद ही अलाउ नहीं करा, द प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। यानी कि किस मिसाल के तौर पे प्लेंटिव कोई प्लेंट डाल रहा है कोर्ट में, यानी कि एक रिटन कंप्लेंट डाल रहा है कोर्ट में, और लॉ ने उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि इस पे ऊपर कोई प्लेंट नहीं डाल सकता, इस पर कोई भी बंदा नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल भी इसमें दी गई है, इफ़ अ केस इज़ फाइल्ड टू लेट आफ्टर द टाइम लिमिट और इफ़ अ रिक्वायर्ड लीगल नोटिस वाज नॉट गिवन बिफोर फाइलिंग। यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन है कि लॉ ने खुद रिजेक्ट किया हुआ है कि इस पर कोई कंप्लेन नहीं होगी, एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि एक टाइम लिमिट लगाई हुई है किसी केस पे, ठीक है, और वो टाइम लिमिट उस बंदे ने गुजार दी। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट लगा हुआ है, प्रॉपर्टी पे लड़ाई लगी हुई है, और 20 साल का टाइम दिया लॉ ने उस बंदे को। अब 20 साल गुजर चुके हैं, 20 साल बाद आके वो बंदा प्लेंट दायर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। उससे क्या किया, 20 सालों से सोए हुए थे जो आपने फ़ौरन रिएक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन पर रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ में 3rd पॉइंट इसमें ये भी आप लिखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट नहीं, उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी हुई, यानी कि स्टैम्प नहीं लगा हुआ और उसमें फ़ी नहीं दी हुई टाइम पे, और इस तरह के भी मामला अगर निकल आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे भी यानी कि लॉ की ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसी सिचुएशन पे भी कोर्ट कहेगी कि आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग अब आती है हमारे पास ऑर्डर 7 रूल 11 इज़ नॉट ओनली रीज़न ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप CPC के सिर्फ इस ऑर्डर को देख के ये समझ रहे हैं ना कि इस ऑर्डर में सिर्फ लिखा गया रिजेक्शन का, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा CPC के बहुत से सेक्शंस हैं, और CPC के अलावा डिफरेंट और भी जो एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि कोर्ट फी एक्ट हो गया या लिमिटेशन एक्ट हो गया, उनमें भी आपको रिजेक्शंस मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो होगा ना, उसमें ये बताया जा रहा है कि फ़लाँ केस पे इतना टाइम लिमिट है, फ़लाँ केस पे इतना टाइम लिमिट है, तो उस वजह से भी रिजेक्शंस हो रही हैं, और कोर्ट फ़ी की वजह से भी आपको रिजेक्शंस दिख रही हैं। तो बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ CPC के इसी ऑर्डर के अंदर ही आपको रिजेक्शन मिलती है, बल्कि और जगहों पर भी आपको रिजेक्शंस मिल सकती हैं, बल्कि देयर आर अदर लीगल रीजंस और रिजेक्टिंग अ प्लेंट अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्टिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट इसमें लिखी गई, कौन सी लिस्ट थी, वो लिस्ट ये वाली है, ये जितनी भी आपने यहाँ पे लिखी ना फाइलिंग ऑफ सूट, ये वाली नहीं थी, मैं आपको ऊपर जाके बताती हूँ, ये वाली, ये जो यहाँ पे जो भी कॉज ऑफ एक्शन, रॉन्ग वैल्यूएशन, इनसफिशिएंट स्टैम्प, बार, ये सारा हमने आगे भी पढ़ा था। तो ये सारे किसकी लिस्ट थी, ऑर्डर 7 रूल 11 की। तो इस लिस्ट के अलावा भी बहुत सी रीजंस बन सकती हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, यानी कि प्लेंट को रिजेक्ट करने की। तो ये सारी बातें हमें उस हेडिंग में मिली थी, ये सारी बातें हमें यहाँ पे लिखी मिली है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इफेक्ट एंड पर्पस ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 की। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस ऑर्डर का क्या इफ़ेक्ट होगा और इसका क्या पर्पज़ है। 2 पॉइंट्स में लिखा गया है,
This rule helps court reject cases that have no legal basis, saving time and resources. यानी कि सेक्शन 7 एंड रूल 11 में जो भी बातें ऊपर लिखी गई थी, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन, वैल्यूएशन, स्टैम्प एक्ट, जितनी भी बातें लिखी गई हैं, वो बनाने का मकसद ही यही है कि कोर्ट उन पॉइंट्स को यूज़ करके, यानी कि इस रूल के इन पॉइंट्स को यूज़ करके कोर्ट का टाइम बच जाए, ताकि दूसरे केसेस को कोर्ट डील कर सके। यानी कि जो प्लेंट आती है उसमें अगर ये सारी चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन और सारी चीज़ें मिसिंग है जो कि इस ऑर्डर में मौजूद थी, अगर कोर्ट उनको यूज़ करके क्या करेगी कि प्लेंट देखेगी और देखे कि इसमें ये चीज़ें नहीं है, फ़ौरन रिजेक्ट कर देगी और दूसरे की प्लेंट देखेगी, ताकि टाइम बच सके और दूसरे केसेस भी हल हो सकें। तो एक ये फ़ायदा हमें मिलता है इस ऑर्डर को यूज़ करने का। दूसरा फ़ायदा ये मिलता है, द पर्पस इज़ टू स्टॉप वीक और इनवैलिड केस फ्रॉम वेस्टिंग कोर्ट्स टाइम। यानी कि इसका दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि जो लोग आपस में बेवजह लड़ाई लगा लेते हैं और उसमें कोई पर्पस उनको नहीं दिखता, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, ताकि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो सके। तो ये भी फ़ायदा हमें देखने को मिलता है इस ऑर्डर को यूज़ करने से, क्योंकि इस ऑर्डर में पूरी लिस्ट मिली है। वो लिस्ट क्या थी? पहली वाली लिस्ट थी कि कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, दूसरी लिस्ट थी जो हमने ऊपर बातें लिखी हैं लिस्ट की, वही इसमें लिखी गई हैं। तो इन पॉइंट्स को यूज़ करके, इस लिस्ट को यूज़ करके कोर्ट को ये फ़ायदे पहुँचते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजेक्शन। फर्स्ट इज़ प्रिवेंट यूजलेस केसेस। इसमें इस रिजेक्शन का पर्पस क्या है? उसका रिजेक्शन का पर्पस है प्रिवेंट यूजलेस केसेस, यानी कि कोर्ट क्यों रिजेक्ट करती है? ताकि यूजलेस केसेस को प्रिवेंट किया जा सके, ताकि कोर्ट के अंदर यूजलेस केसेस ना आए और रास्ते में ही, दरवाजे पे ही उसको रोक दिया जाए। यानी कि जो प्लेंट होती है वो दरवाजे पे पहुंचती है, ठीक है। दरवाज़ा मीन्स के बस अभी स्टार्टिंग ही हुई है कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो दरवाजे तक पहुंचती है। अगर प्लेंट को एक्सेप्ट कर दिया गया ना, उससे क्या होगा कि वो दरवाजे के अंदर घुस जाएगी, यानी कि कोर्ट के अंदर आ जाएगी वो प्लेंट। फिर वो लगातार चलती जाएगी, फिर एक पार्टी आएगी, फिर दूसरी पार्टी आएगी, फिर नोटिस होगा, फिर बहुत लंबा काम होगा। इससे क्या होगा कि कोर्ट का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो कोर्ट को अगर दिख गया कि जो प्लेंट है वो काम की नहीं है, यूजलेस है, इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन मौजूद नहीं है, कुछ भी वैल्यूएशन भी सही नहीं दी गई, बहुत सी प्रॉब्लम्स उनमें से जो बताई गई हैं, उनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम दिख गई है, तो कोर्ट ऑन स्पॉट ही दरवाजे पे ही उस प्लेन को रोक देगी और अंदर नहीं घुसने देगी, ताकि कोर्ट का टाइम ज़ाया ना हो। इस वजह से ही कोर्ट इसको फ़ौरन ऑन स्पॉट रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पे लिखा जा रहा है वीक केस शुड बी रिजेक्टेड इमीडिएटली सो दैट द कोर्ट डज नॉट वेस्ट टाइम। वो जो मैंने सारा बताया उसमें यहाँ पे बात लिखी गई। सेकंड वन इज गिव प्लेंटिव अनदर चांस। द प्लेंटिव कैन फिक्स मिस्टेक एंड फाइल अ बेटर केस इफ़ द लॉ अलाउज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो प्लेंटिव है, अगर उसको लगता है कि उसका केस वो सही केस है, तो कोर्ट क्या करेगी? एक दफ़ा रिजेक्ट कर देगी। तो प्लेंटिव क्या करेगा? उन अपनी गलतियों को सुधारेगा और उस प्लेंट के अंदर सारी चीज़ें ठीक कर देगा और दोबारा से वो अपनी प्लेंट भेज सकता है, अगर लॉ ने उसको अलाउ किया तो। अलाउ करने का मतलब यहाँ पे ये है कि मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लिमिटेशन लगी है 20 साल की, ठीक है। अब 20 साल गुजर गए हैं, 20 साल बाद आके वो केस करे तो ऑब्वियसली उसकी रिजेक्ट होगी। लेकिन फिर भी अगर वो बंदा कहता है कि मेरे केस को सुना जाए, तो ऐसी सिचुएशन पे लॉ अलाउ कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसका हल लिमिटेशन एक्ट ही दे सकता है, यानी कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर इसकी सारी सोल्यूशन मौजूद है। तो CPC के अंदर हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट में इसका सारा सोल्यूशन मौजूद है। तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जाएगा कि अगर प्लेंटिव जो है मज़ीद कंटिन्यू करना चाहता है, वो तभी कर सकता है जब लॉ खुद अलाउ करे। यानी कि अगर टाइम लिमिट गुजर जाता है तो लॉ यानी कि लिमिटेशन एक्ट इसके ऊपर क्या कहता है उसको देखना चाहिए प्लेंटिव को, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जांपल ऑफ केस। यहाँ पे एक केस लॉ आया 2000 CLG 172 का, ये एक रेफरेंस है केस का। इस केस के अंदर ये बताया जा रहा है इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट इनवैलिड केसेस आर रिजेक्टेड इमीडिएटली। यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट्स को चाहिए कि वो इनवैलिड केसेस जिसमें कोई कॉज ऑफ एक्शंस नहीं है, कोई मकसद नहीं है केस करने का, इसको इनवैलिड कहते हैं। तो ऐसे केसेस को फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया जाए, कोई लंबा ब्रेक नहीं देना चाहिए, ऑन स्पॉट उधर ही रोक देना चाहिए, उधर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। सेकंड, अगला पॉइंट हमारे पास आता है व्हेन कैन दिस रूल बी यूज्ड। यानी कि रूल का मतलब है ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर की जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन, ये सब चीज़ें, ये जितने भी रूल्स हैं, ये कब आप यूज़ कर सकते हैं एक प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए। तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज इवन आफ्टर द केस रजिस्टर्ड। यहाँ पे कहते हैं कि केस अगर रजिस्टर भी हो जाए ना कोर्ट में, रजिस्टर का मतलब है कि कोर्ट ने बेशक उसको एक्सेप्ट भी कर दिया ना, उसको रिजेक्ट करने से पहले एक्सेप्ट कर दिया है, तो बाद में भी कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है कभी भी।
क्योंकि बाज़ात होता यह है कि कोर्ट शुरू में नहीं करवा दे रिजेक्ट, उसको समझ नहीं आती, लेकिन कोर्ट क्या करेगी, स्टार्टिंग पर एक्सेप्ट तो कर देगी उसको कि ठीक है हम आपके केस को सुनते हैं, आप पार्टीज़ को बुलाएं। लेकिन जब कोर्ट को बाद में दिख गया कि बंदे की जो प्लेंट है वो बेबुनियाद है, इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं मिला, इसमें कोई स्टैम्प एक्ट भी सही से नहीं लगे, इसने कोर्ट फ़ी भी नहीं टाइम पे दी, जो भी इनमें से मसले दिख गए, तो वो बाद में भी रिजेक्ट कर सकती है, यानी कि एक्सेप्ट करके बाद में रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट कैन बी रिजेक्टेड बिफोर। बिफोर मीन्स के स्टार्टिंग पे ही रिजेक्ट कर दे। पहले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग पे एक्सेप्ट कर दे, उसके बाद रिजेक्ट करे। दूसरे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि बिफोर रिजेक्ट कर दे, यानी कि शुरू में ही रिजेक्ट कर दे कि ठीक है आप लोग जाएं, आपका नहीं केस सुना जाएगा, या आफ्टर भी रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करके भी बाद में रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर समनिंग ऑफ द डिफेंडेंट का मतलब ये है कि डिफेंडेंट को बुलाया जाए और कहा जाए कि ठीक है प्लेंटिव ने ये चीज़ें आपके खिलाफ बोली हैं, आप बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत कोर्ट थोड़ा सा उसकी सुन लेगी प्लेंटिव की। लेकिन जब कोर्ट को दिख गया कि डिफेंडेंट का कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा, ना प्लेंटिव का दिख रहा है, बेबुनियाद केस है, तो कोर्ट फिर जो है कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस बताएगी कि केस को एक्सेप्ट करने के बाद भी जो है कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद डिफेंडेंट को बुला के भी सारा कुछ देख के भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे भी रिजेक्शन हो सकती है, डिफरेंट टाइमिंग पे भी। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है नेचर ऑफ द रूल। यहाँ पे रूल के कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑर्डर 7 एंड रूल 11, यानी कि इस रूल का क्या नेचर है, क्या इसकी चीज़ें हैं, क्यों हम इसको यूज़ करके करते हैं। ठीक है, तो उसका पहला पॉइंट है, फॉर प्लेंट फॉल्स अंडर दिस रूल द कोर्ट मस्ट रिजेक्टेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जो प्लेंट है ना वो इस रूल के अंडर बनाई गई है, तो ऐसे सिचुएशन पे कोर्ट को चाहिए कि वो फ़ौरन रिजेक्ट करे। ऑब्वियसली फ़ौरन तभी रिजेक्ट करेगी जब कोर्ट को दिखेगा इसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं हुई, यानी कि स्टैम्प नहीं लगा हुआ सही से, कोर्ट फ़ी नहीं दी गई टाइम पे, या फला रीजन से जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी। अगर कोर्ट को इनमें से कोई भी पॉइंट दिखता है और दिख जाता है कि जो प्लेंट है ये इस रूल के अंदर और इस ऑर्डर के अंदर हुई है जिसमें ये बातें लिखेंगी, कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ये चीज़ें हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, फ़ौरन उसको रिजेक्ट कर देगी। ये इसका नेचर है, ये इसकी क्वालिटी है इस ऑर्डर की। However, before rejecting, the court must give the plaintiff time to correct the mistake। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस ऑर्डर के अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि जो प्लेंटिव है उसको एक दफ़ा वार्निंग दे देगी कोर्ट कि हम आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले आपको हम टाइम देते हैं कि आप इस प्लेंट को ठीक कर लें। ठीक करने का मतलब ये है या तो इस पर आप कॉज ऑफ एक्शन डाल दें, अगर कॉज ऑफ एक्शन है तो स्टैम्प नहीं लगी हुई तो स्टैम्प लगा दें, स्टैम्प लगी हुई तो फ़ी दे दें, तो जो भी मसला आया हुआ है उसको आप दुरुस्त कर दें। अगर दुरुस्त कर दिया तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी प्लेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर, यानी कि ये खूबी है इस रूल की, इस ऑर्डर की। ठीक है, तो ये आपने खूबियाँ 2 बता देनी है। नेक्स्ट हेडिंग इज अ ड्यूटी ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट की क्या ड्यूटी बनती है इस रूल को अप्लाई करने के लिए। पहला पॉइंट है द कोर्ट मस्ट केयरफुली चेक अ प्लेंट बिफोर सेंडिंग नोटिस टू द डिफेंडेंट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोर्ट पहले प्रॉपर्ली प्लेंट को चेक करे। चेक मींस कि देखे कि क्या ये प्लेंट इस काबिल है कि डिफेंडेंट को नोटिफिकेशन दी जाए कि वो कोर्ट आए और फिर अपने इस केस को कंटिन्यू करे। जब कोर्ट को दिख जाएगा कि प्लेंट बेबुनियाद है, इसमें क्लेम भी कॉज ऑफ एक्शन भी नहीं है, इसमें कोई वैल्यू एडेड नहीं है सही से, यानी कि जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी उनमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है, कोर्ट को अगर दिख गई तो कोर्ट डिफेंडेंट को नोटिफिकेशन नहीं भेजेगी और रास्ते से ही प्लेंटिव को कह देगी कि आपकी प्लेंट तो सही नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट करें। तो ये ड्यूटी होती है कोर्ट की कि कोर्ट केयरफुली देखेगी कि क्या हमें नोटिफिकेशन देनी चाहिए डिफेंडेंट को या रास्ते में ही प्लेंटिव को रोक देना चाहिए कि रिजेक्ट कर दिया हमने। दूसरी ड्यूटी ये है इट मेक श्योर दैट द प्लेंटिव शोज अ वैलिड कॉज ऑफ एक्शन एंड आस्क फॉर अ लीगल रिलीफ। यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि कोर्ट ये देखेगी कि क्या उस प्लेंटिव ने कॉज ऑफ एक्शन सही से दिया है कि नहीं, और क्या वो कॉज ऑफ एक्शन वैलिड है कि नहीं। यानी कि वैलिड का मतलब है कि वो लॉ के अंडर कॉज ऑफ एक्शन मांग रहा है कि नहीं। मीन्स के कॉज ऑफ एक्शन मीन्स के वो किन वजूहात के लिए कोर्ट आ रहा है। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स कि डिफेंडेंट ने अगर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई गलत हरकत कर दी है तो ऐसी सिचुएशन पे वो वैलिड होगा। लेकिन अगर वो बंदा यानी कि प्लेंटिव खुद ही कोर्ट से कहता है कि मैं डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से उसे लेना चाह रहा हूँ, तो वो कॉज ऑफ एक्शन तो है लेकिन वो इलीगल कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है क्योंकि वो डिफेंडेंट से उसके राइट्स लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम इलीगल कहेंगे। तो वैलिड कॉज ऑफ एक्शन वही होता है जिसमें
आपका अगला बंदा राइट्स वायलेट कर रहा हो, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया या किसी भी चीज़ का नुकसान कर दिया जिससे उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं और वो वैलिड भी है। तो ये चीज़ें कोर्ट को चाहिए कि वो देखे कि इसने लिखी हैं कि नहीं, यानी कि ये चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, और साथ में वो ये देखे कि क्या कॉज ऑफ एक्शन के बाद उसने रिलीफ मांगा है कि नहीं। रिलीफ मीन्स के मिसाल के तौर पे डिफेंडेंट ने अगर प्लेंटिफ का कोई नुकसान कर दिए पैसों से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी डैमेज कर दी है, कोई गाड़ी पर टक्कर मार दी है, तो ऐसी सिचुएशन पे डिफेंडेंट से वो कितने पैसे मांग रहा है, कितनी डिमांड कर रहा है, वो पैसे की डिमांड को हम कहते हैं रिलीफ। तो कोर्ट ये देखेगी कि इस बंदे ने कॉज ऑफ एक्शन तो बता दिया है, साथ में उसने रिलीफ के बारे में बताया है कि नहीं। तो ये चीज़ें कोर्ट चेक करेगी प्लेंट के अंदर। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो कॉज ऑफ जो प्लेंट है वो रिजेक्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्रोसीजर फॉर रिजेक्टिंग अ प्लेंट। प्रोसीजर मीन्स कि किस तरह से प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा। प्रोसीजर का यही मतलब होता है। तो प्रोसीजर के बारे में आपको ऑर्डर 7 और रूल 12 में मिलेगा। अब तक हम रूल 11 पढ़ते रहे, लेकिन अब रूल 12 आएगा। रूल 12 के अंदर आपको मेथड्स बताए जाएंगे कि किन मेथड्स से या प्रोसीजर से रिजेक्ट किया जाएगा। पहला पॉइंट है, इफ़ अ प्लेंट इज़ रिजेक्टेड द जज मस्ट नंबर 1 राइट एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द प्लेंट। यानी कि जज क्या करेगा कि जब प्लेंट, ये है जज, ठीक है, सॉरी ये प्लेंटिव है, ठीक है। प्लेंटिव क्या करेगा कि जज को प्लेंट भेजेगा अपनी। जज क्या करेगा, जब प्लेंट देख लेगा तो वो वापस इस बंदे को, प्लेंटिव को, एक रिटर्न ऑर्डर भेजेगा। उस रिटर्न ऑर्डर के अंदर रिजेक्शन मौजूद होगा कि वी हैव रिजेक्टेड योर प्लेंट प्रॉपरली, एक हेडिंग के साथ प्रॉपरली लिखा जाएगा ताकि प्लेंटिव को दिख सके कि हाँ रिटर्न फॉर्म में जज ने रिजेक्ट कर दी है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर होता है, यानी कि इस प्रोसीजर से रिजेक्ट होती है। दूसरा पॉइंट है मेंशन द रीजंस फॉर रिजेक्शन। एक तो होगा भेज दिया प्लेंटिव को रिजेक्शन का डॉक्यूमेंट, लेकिन उस रिजेक्शन के डॉक्यूमेंट में ये भी बताया जाएगा कि हमने क्यों रिजेक्ट की है। अब क्यों रिजेक्ट करने में क्या आएगा कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं डाला गया आपने, या फिर आपने फ़ी नहीं दी, या फिर आपने जो है वैल्यू सही नहीं दी। यानी कि वो जो रिजेक्शन का रिटर्न ऑर्डर देगा जज, वो साथ में ये भी बताएगा कि फ़लाँ चीज़ें मिसिंग थी, इस वजह से हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह से प्रोसीजर होता है। ये बातें हमने थोड़ी सी लिख देनी है। नेक्स्ट हेडिंग आती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज़ कंसिडर्ड अ डिग्री। डिग्री का मतलब है डिसीजन या फाइनल डिसीजन, ठीक है, डिसीजन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 CPC, ये इस सेक्शन को हमने मेंशन करके बताना है कि रिजेक्टिंग अ प्लेंट इज़ अ ट्रीटेड एज अ डिग्री, यानी कि जो रिजेक्ट करता है ना प्लेंट को जज, इस रिजेक्शन को ही एक तरह का एक फ़ाइनल ऑर्डर भी समझा जाता है, ठीक है। और इस फाइनल ऑर्डर को हम अपील भी कर सकते हैं दूसरी कोर्ट में। यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, उसने कोर्ट में जो है अपना प्लेंट दिया और जज ने उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही रिजेक्ट कर दिया, वो प्लेंट का रिजेक्शन क्या हो गई, डिसीजन हो गया, डिग्री बन गई। अब वो क्या करेगा ये बंदा कि वो उस डिग्री को, यानी कि उस वो जो पेज आएगा ना रिजेक्शन का, जो जज भेजेगा, जैसे मैंने पहले बताया था, उस पेज को वो प्लेंटिव क्या करेगा, दूसरी कोर्ट में ले जाएगा और उस पर अपील कर देगा। अपील करके कहेगा कि फ़लाँ जज ने मेरी जो है प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया और उसमें कोई गलती भी मौजूद नहीं। तो वो दूसरी कोर्ट फिर उसकी अपील को सुन के उसके डिसीजन अपना उसके प्लेंट को कंटिन्यू भी कर सकती है, ठीक है। तो ये एक मेथड यहाँ पे लिखा जा रहा है। कैन अ रिजेक्टेड प्लेंट बी अपील्ड। अब ये वो बात है जो मैं बताने लगी थी। तो हमने पहले पॉइंट में ये समझा कि जो प्लेंट है ना वो एक डिग्री होती है, यानी कि फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। फाइनल डिसीजन से क्या हुआ कि उस बंदे ने उस डिसीजन को आगे जाके अपील कर दिया, यानी कि प्लेंटिव ने जज के ही फाइनल डिसीजन को, यानी कि जज के ही रिजेक्टेड प्लेंट को आगे जाके दूसरी कोर्ट में अपील कर दिया है। तो उसके बारे में आपने बताना है यस, बिकॉज यहाँ पे आपने क्वेश्चन की शक्ल में हेडिंग दे दी, कैन अ रिजेक्टेड प्लेंट बी अपील्ड। आपने लिखना है यस बिकॉज रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज़ अ डिग्री, यानी कि जो प्लेंट की रिजेक्शन हुई है ना, जज ने जो रिजेक्शन की है, वो रिजेक्शन एक डिग्री की तरह होती है। यानी कि अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। एक नॉर्मल बंदों के केस लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी नॉर्मल केस लगा हुआ है, ये प्लेंटिव है, डिफेंडेंट है। जज ने इसके प्लेंटिव के खिलाफ ना कह दिया है कि इसको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, प्रॉपर्टी डिफेंडेंट की मिलेगी। तो क्या हुआ कि जज ने प्लेंटिव के खिलाफ डिसीजन ले लिया और डिफेंडेंट के फेवर में लिए। तो प्लेंटिव क्या करेगा कि इस डिसीजन के ऊपर
दूसरी कोर्ट में अपील कर देगा। बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे रिजेक्शन जब प्लेंट की हो जाती है वो एक फाइनल डिसीजन बन जाता है, बिल्कुल बाकी केसेस की तरह। वो फाइनल डिसीजन को नॉर्मल बाकी केसेस की तरह अपील कर देगा दूसरी कोर्ट में। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी मिली है हमें इस हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग पे हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज फाइलिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, कॉज ऑफ एक्शन में जिस पे पहले भी उस बंदे ने, प्लेंटिव ने पहले भी किसी और कोर्ट में कहा था कि मेरी ये प्लेंट है, कंप्लेन है, आप सुन लें, और लेकिन उस कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब वही बंदा उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, उसी मसले पे दोबारा एक प्लेंट भेजना चाह रहा है, लेकिन इसके लिए उसको ऑर्डर 7 के साथ रूल 13 यूज़ करना होगा। अब तक हम ऑर्डर 7 एंड रूल 12 पढ़ा था, 11 पढ़ा था, बट इसमें हमारा आएगा रूल 13। रूल 13 और ऑर्डर 7 में हमें ये बताया जा रहा है कि हम फ्रेश सूट यानी कि एक न्यू सूट, एक न्यू केस कैसे बना सकते हैं उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, उसी सेम मसले पे। इफ़ अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द प्लेंटिव कैन फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द सेम मैटर विद इन द लीगल टाइम लिमिट। यानी कि होगा ये कि जो प्लेंटिव है उसने केस दिया कोर्ट को, कोर्ट ने क्या किया कि उसके केस को रिजेक्ट कर दिया। कोई या तो इसने कॉज ऑफ एक्शन नहीं डाला, या तो इसने फीस नहीं दी, या तो इसने स्टैम्प नहीं दिया, ये रीजंस थी, ठीक है। अब इसका हो गया रिजेक्ट। प्लेंटिव क्या करेगा, दोबारा से इसी मसले पे दोबारा से एक प्लेंट बनाएगा, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम्स हटा देगा। यानी कि उसमें कॉज ऑफ एक्शन भी डालेगा, उसमें फ़ी भी देगा, उसमें स्टैम्प भी देगा। यानी कि जो लास्ट टाइम उसने गलती की थी वो दोबारा नहीं करेगा, और बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरा केस यानी कि प्लेंट दोबारा देगा कोर्ट को। अब उसकी अपनी मर्ज़ी की उसी कोर्ट में दोबारा डिपॉजिट कराए या किसी और कोर्ट में भी दे सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ हमें बताई जा रही हैं कि वो फ्रेश सूट दे सकता है। दूसरा पॉइंट है ऑर्डर 7 रूल 13 गिव्स द प्लेंटिव अनदर चांस टू करेक्ट द मिस्टेक एंड फाइल अ सूट अगेन। यानी कि अगर प्लेंटिव ने एक दफ़ा मिस्टेक कर दी और उसकी रिजेक्ट होगी प्लेंट, तो CPC का ये ऑर्डर उस प्लेंटिव को हेल्प करेगा कि वो दोबारा से अपनी प्लेंट को दे सकता है कोर्ट में, ठीक है। ये एक तरह की रेमेडी भी है प्लेंटिव के लिए। नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंसेस बिटवीन रिजेक्टिंग अ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ अ सूट। अब हम इससे आगे जितनी भी हेडिंग्स देखेंगे उसमें होगा कि रिजेक्टिंग अ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट में क्या फ़र्क है और इनके बीच क्या सिमिलरिटीज़ हैं। पहली हेडिंग है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में। रिजेक्टिंग ऑफ अ प्लेंट मीन्स दैट द कोर्ट डज नॉट एक्सेप्ट द केस एट ऑल। यानी कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में होता ये है कि एक केस आता है कोर्ट के सामने, वो केस क्या होगी, प्लेंट होगी। प्लेंट क्या होता है, रिटन कंप्लेंट। यानी कि एक बंदे ने कोर्ट को एक रिटन कंप्लेंट भेजी है और वो कह रहा है कि प्लीज़ आप मेरी इस कंप्लेंट को सुन के मेरे केस को शुरू करें, ठीक है। कोर्ट में गई है ये प्लेंट, एक रिटन फॉर्म में गई थी। अब वो गई है प्लेंट रिटन फॉर्म में और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। यानी कि या तो वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ठीक है। अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्यों होगी उसमें ये आपको रीजंस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि कोर्ट देखेगी कि जो प्लेंट है उसमें वैलिड लीगल क्लेम मौजूद है। लीगल क्लेम क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन। क्या उसमें वैलिड कॉज ऑफ एक्शन मौजूद है कि नहीं। लीगल क्लेम अगर नहीं लिखना तो यहाँ पे आप लिख दें कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। तो वही सेम जो हमने ऊपर हेडिंग्स पढ़ी थी, पॉइंट्स पढ़े थे, वो सारे आपने इधर उठा के लिख देना है। द रिलीफ कंपनसेशन और रेमेडी इज़ नॉट प्रॉपरली वैल्यूड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्लेंट के अंदर प्लेंटिव ने प्रॉपरली अमाउंट ऑफ मनी नहीं बताई कि डिफेंडेंट ने कितना उसके पैसों का नुकसान किया, उसने प्रॉपरली अपने प्लेंट में नहीं बताया, तो ऐसी सिचुएशन पे भी रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है द प्लेंट इज़ रिटन ऑन अ पेपर विद एन इनसफिशिएंट स्टैम्प। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्लेंट लिखी गई है उसमें स्टैम्प मौजूद ही नहीं है, स्टैम्प लगा ही नहीं हुआ किसी अथॉरिटी का, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी रिजेक्ट हो जाएगी। और द प्लेंट इज़ बार लॉ, और लॉ ने खुद उस पर कोई लिमिटेशन लगाई हुई और टाइम लिमिट गुजर गया और टाइम लिमिट के बाद आया है प्लेंट करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन भी रिजेक्ट हो जाएगी, दरवाजे पे ही रिजेक्ट हो जाएगी। दरवाजे का मैं क्यों नाम लेती हूँ कि एक होता है ना कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ठीक है, एक होता है दरवाजे पे ही रुक गया। दरवाजे पे रुकने का मतलब ये है कि एंटर ही नहीं होने दिया कोर्ट ने, स्टार्टिंग पे ही कह दिया कि आपने ये मसले डाले हुए हैं, ये चीज़ें बनी हुई हैं आपके प्लेंट में, तो हम आपके केस को शुरू ही नहीं करेंगे, दरवाजे भी रोक देंगे। तो ये फ़र्क आपको दिखेगा डिसमिसल ऑफ सूट में और प्लेंट में। अब डिसमिसल ऑफ सूट को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या हेडिंग्स और पॉइंट्स दी गई हैं। डिसमिसल ऑफ सूट की हेडिंग अब आती है। डिसमिसल ऑफ अ सूट मीन्स दैट अ केस इज टर्मिनेटेड। दिस हैपन्स व्हेन नीदर द प्लेंटिव
और द डिफेंडेंट अपीयर्स इन कोर्ट। प्लेंटिव वो बंदा होता है जो जिसने केस को डाला था कोर्ट में। तो अब आपको मेन तो फ़र्क तो दिख गया। रिजेक्शन में ये होता है कि दरवाजे के अंदर से ही निकाल दिया जाता है, यानी कि केस शुरू ही नहीं करते बल्कि शुरू से ही उसको निकाल देते हैं कि ठीक है निकलो, तुम्हारा तो हम केस देख ही नहीं रहे, तुम्हारे तो प्लेंट में ये मसले आए हुए हैं। लेकिन डिसमिसल में ऐसे नहीं होता। डिसमिसल में होता है कि केस शुरू हो जाता है कोर्ट में, यानी कि इसमें दरवाजे भी नहीं खड़ा होता, प्लेंटिव की रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस वाले सीन नहीं होता। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुकी होती है प्लेंट, वो कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन जब वो कंटिन्यू हो जाती है उसमें होता क्या है कि प्लेंटिव या फिर डिफेंडेंट, इन दोनों में से कोई एक कोर्ट में नहीं आता। उससे क्या होता है, जब जज देखता है कि डिफेंडर तो आया ही नहीं, इसी ने ही तो केस किया था, या डिफेंडर या प्लेंटिव में और डिफेंडर में से कोई एक आया ना हो, तो ऐसे सिचुएशन पे जज क्या करेगी, उस केस को, ये केस है ना, उस केस में जिसमें प्लेंटिव और डिफेंडर नहीं आए हुए या दोनों नहीं आए हुए या कोई एक भी नहीं आया हुआ, जज क्या करेगी, उसको डिसमिस कर देगी। यानी कि आपको कहेगी आप लोग घर चले जाएं, आप में से कोई एक बंदा नहीं आया तो आप घर चले जाएं। ठीक है, ये फ़र्क आपको दिख गया कि यहाँ पे केस शुरू ही नहीं हो रहा, दरवाजे पे ही ख़त्म कर दिया गया है, कोर्ट के अंदर बात पहुँची नहीं। यहाँ पे केस शुरू हो गया है लेकिन दोनों पार्टीज़ में से कोई एक नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन पे जज ने केस को कैंसिल कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया। डिसमिस का मतलब है कैंसिल कर देना। तो पहला पॉइंट में ये बताया कि दोनों पार्टीज़ में से कोई एक ना आए तो कैंसिल हो जाता है। और दूसरे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो प्लेंटिव है डज नॉट पे द रिक्वायर्ड फ़ी। अब कोर्ट फ़ी होता ये है ना कि देखो इनकी प्लेंट आई थी प्लेंटिव की, ठीक है, प्लेंट तो एक्सेप्ट कर ली जज ने, बेशक प्लेंटिव ने पैसे नहीं दिए थे कोर्ट के, ठीक है, प्लेंट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन कोर्ट ने उसको पहले ही वार्न कर दिया था प्लेंटिव को कि आपको हम 20 दिन देते हैं, इन 20 दिनों में आपको फ़ी डिपॉजिट कर देनी है, लेकिन आपकी हम प्लेट एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपका केस हमने कंटिन्यू कर दिया है। लेकिन इस केस जब हमने कंटिन्यू कर दिया है, आपको चाहिए कि इस 20 दिनों में आप पैसे दे दें कोर्ट के। अब हुआ ये कि प्लेंटिव की प्लेंट तो एक्सेप्ट हो गई लेकिन केस भी कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पे हुआ ये कि 20 दिन भी गुजर गए और केस चल रहा है कोर्ट में। अब केस जो चल रहा है कोर्ट में, प्लेंटिव को चाहिए था कि 20 दिन तक पैसे दे दे कोर्ट के। अब वो 20 दिन गुजर गए, कोर्ट क्या करेगी, केस को बीच में ही रोक देगी, केस को डिसमिस कर देगी, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही वार्न कर दिया था प्लेंटिव को कि 20 दिन तक आपने कोर्ट की फ़ी देनी है। अब 20 दिन गुजर गए, कोर्ट की फ़ी नहीं देगी तो केस को बीच में ही कोर्ट ने रोक देना है, डिसमिस कर देना है। तो ये भी एक पॉइंट मौजूद है। थर्ड पॉइंट है प्लेंटिव डज नॉट प्रोड्यूस एविडेंस टू सपोर्ट केस, यानी कि जो प्लेंटिव है जिसने खुद ही केस को डाला था, प्लेंट भेजी थी, कंप्लेंट की थी और कोर्ट ने उसकी कंप्लेंट यानी कि प्लेंटिव एक्सेप्ट कर ली थी, रिजेक्ट नहीं की, लेकिन बाद में हुआ ये कि प्लेंटिव जो था ना उसके पास डिफेंडेंट को जेल पहुंचाने के लिए या उसको नुकसान देने के लिए कोई भी एविडेंस ही मौजूद नहीं था। सारे एविडेंस जो थे वो डिफेंडेंट के पास थे, प्लेंटिव के पास तो थे ही नहीं, और उसी ने ही यानी कि प्लेंटिव ने ही केस किया हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट क्या करेगी कि प्लेंटिव की प्लेंट की मदद से जो केस कंटिन्यू हुआ था, एविडेंस ना होने से क्या करेगी, इसके केस को डिसमिस कर देगी, यानी कि ख़त्म कर देगी, कैंसिल कर देगी और कहेगी आप लोग अब घर जाएं, आपका केस अब कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये वजूहात हमें देखने को मिलती हैं डिसमिसल ऑफ सूट में। तो ये फ़र्क है कि ये जो होता है इसमें केस कंटिन्यू हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाती है प्लेंट, लेकिन यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो प्लेंट है वो एक्सेप्ट ही नहीं होती, यानी कि दरवाजे से ये रोक दिया जाता है कि आप लोग बाहर अब चले जाएं, आपने ये मसले डाले हुए हैं, ये चीज़ें हैं मिसिंग है आपकी प्लेंट में, तो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि एक्सेप्ट हो जाती है प्लेंट, लेकिन आगे जाके प्लेंट कुछ गड़बड़ कर जाता है, यानी कि प्लेंटिव खुद नहीं आता, खुद आ जाए तो डिफेंडेंट नहीं आता, या फिर प्लेंटिव फ़ी नहीं दे पाता टाइम पे, या फिर प्लेंटिव के पास एविडेंस नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन पे उसका चलता चलाया केस रास्ते में ही रुक के ख़त्म हो जाता है। अब आती हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन दी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल। पहले हम सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज़ में पहले हमारे पास हेडिंग है कोर्ट फॉर हियरिंग। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में ये होता है अ फ्रेश प्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द सीनियर सिविल जज कोर्ट विच मे असाइन इन इट्स सेम और अनदर कोर्ट। तो इसमें भी सेम बात लिखी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में और डिसमिसल ऑफ सूट में ये होता है कि अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है ना, तो रिजेक्ट होने के बाद भी एक नई प्लेंट बना के प्लेंटिव दे सकता है सीनियर सिविल जज की कोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे भी यही होता है, यानी कि एक चलता चलाया केस अगर कैंसिल हो जाए तो प्लेंटिव क्या करेगा, दोबारा से एक फ्रेश केस सीनियर सिविल
जज के कोर्ट में भेज सकता है, ठीक है। और सीनियर सिविल जज के पास अगर टाइम ना हो तो वो अपने इस प्लेंट को दूसरे कोर्ट्स को रेफ़र कर देगा कि आप दूसरी कोर्ट में जाके ये केस कर लें। तो ये दोनों में सेम बात होगी। दूसरी हेडिंग है इफेक्ट ऑन प्लेंटिव। द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज़ अगेंस्ट द प्लेंटिव, और वहाँ पे भी यही बात लिखी जाएगी। रिजेक्शन का मतलब ये है कि अगर प्लेंट को रिजेक्ट किया गया तो उसका इफेक्ट प्लेंटिव को ही पहुँचेगा, नुकसान प्लेंटिव को ही पहुँचेगा। और यहाँ पे भी यही लिखा गया कि अगर सूट चलता चलाया केस अगर जो है रिजेक्ट हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो उसका इफेक्ट भी ऑब्वियसली प्लेंटिव को पहुँचेगा, ठीक है। इसमें फ़र्क, इन दोनों में फ़र्क ये आ रहा है कि प्लेंट में होता ये है कि प्लेंट एक्सेप्ट होगी तो ही केस चलेगा। यहाँ पे ये हुआ है कि केस एक्सेप्ट हो गया, यानी कि प्लेंट एक्सेप्ट हो गई है, केस चल पड़ा है, लेकिन केस चलते चलते ही प्लेंटिव की कुछ गलती की वजह से वो खुद ही रिजेक्ट हो गया। तो ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। बाकी यहाँ पे चीज़ें ये लिखेंगे, अगर डिसमिस हो जाए इसका केस तो इसका नुकसान इसी को ही पहुंचेगा, और यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाए तो इसका नुकसान प्लेंटिव को ही पहुंचेगा। दोनों में सेम बात लिखी गई है। अब इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस में पहले पॉइंट आता है लीगल प्रोविजंस। अब ऑब्वियसली लीगल प्रोविजंस का ही सारा फ़र्क होगा, यानी कि लॉज का ही सारा फ़र्क होगा। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आपको मिलेगी ऑर्डर 7 रूल 11 में, और जो डिसमिसल ऑफ सूट है वो आपको इनमें मिलेगी, यानी कि ऑर्डर 9 रूल 2, 3, 5 एंड 8 में मिलेगी, ठीक है। ये इनमें लॉस का ही फ़र्क आएगा। दूसरी हेडिंग आपको मिलेगी रीजंस की। रीजंस क्या होंगी, ऑब्वियसली यहाँ पे सारी वही रीजंस आपने दे देनी है जो हमने ऊपर अब तक जितनी पढ़ी थी, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन, वैल्यू, स्टैम्प पेपर, जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे उन्हीं को आपने यहाँ पर रीजंस में डाल देना है। और इसमें क्या रीजंस बनेगा, इसमें रीजंस ये बनेगा कि कोर्ट फी टाइम पे नहीं देना, जो हमने ऊपर पढ़ी थी कोई ठाक इसमें दे देनी है कि कोर्ट फी टाइम पे नहीं दी, और दोनों पार्टीज़ में से कोई एक भी नहीं आई या दोनों नहीं आई, और एविडेंस प्रूव नहीं कर पाया प्लेंटिव, तो वो जो हमने ऊपर हेडिंग्स दी थी वो आपने इसमें दे देनी है, ठीक है। फिर आगे मज़ीद डिफरेंसेस आ गई हैं, आप चाहें तो ये हेडिंग्स दे सकते हैं, या जितनी आपने डिफरेंसेस की 2 हेडिंग्स दी हैं ये भी इनफ हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली हेडिंग्स आसान है, बाकी में कंपेयर हैं, ये याद भी रह जाएंगी आपको। अब इससे अगली जो हेडिंग आएगी डिफरेंसेस की, वो थोड़ी मुश्किल रहेंगी आपको याद रखना। दूसरी हेडिंग हमारे पास आती है नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्लेंटिव। इसमें हमारा आता है द प्लेंटिव कैन फाइल अ फ्रेश प्लेंट ऑन द सेम मैटर, ठीक है। ये डिफरेंस है हमारा पहला, कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में ये होता है कि एक दफ़ा रिजेक्ट होगी तो वो दोबारा उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा कर सकता है प्लेंट, यानी कि कंप्लेंट भेज सकता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इफ़ द सूट इज़ डिसमिस्ड, यानी कि चलता चलाया केस अगर डिसमिस हो जाए, कैंसिल हो जाए, अंडर ऑर्डर 9 रूल 2 एंड 3, द प्लेंटिव कैन फाइल अ फ्रेश सूट अंडर रूल 9 एंड रूल 4। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक केस को डिसमिस कर दिया गया इस रूल को यूज़ करके, तो प्लेंटिव क्या करेगा कि एक नया फ्रेश सूट बनाएगा रूल 9 एंड ऑर्डर 9 एंड रूल 4 को यूज़ करके, ठीक है। इफ़ डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9 एंड रूल 8, द प्लेंटिव कैन नॉट फाइल अ फ्रेश सूट बट कैन अप्लाई टू सेट असाइड द डिसमिसल ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क आप देख लें, अगर एक सूट को डिसमिस किया है इस ऑर्डर एंड रूल को यूज़ करके, तो वो दोबारा से फ्रेश सूट में कन्वर्ट तभी होगा अगर कैंसिल इस सिचुएशन पे हुई, यानी कि डिसमिस और कैंसिल इन ऑर्डर्स पे हुआ तो वो दोबारा हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो कैंसिल इस ऑर्डर पे हुआ तो वो दोबारा नहीं, आप उस पर फ्रेश सूट नहीं बना सकते, लेकिन आप उस सूट को सेट असाइड कर सकते। सेट असाइड मीन्स कि आप कोर्ट से कह सकते हो कि इस सूट को आप हटा दें, ख़त्म कर दें केस को, ताकि आप कोई न्यू किसी और केस पे वर्क कर सकें, ठीक है। तो ये फ़र्क आपको देखने को मिलता है, लेकिन प्लेंट में बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है कि न्यू आप फ्रेश केस कर सकते हो, प्लेंट भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शंस के लिए डिफरेंट ऑर्डर्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ राइट टू अपील। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिग्री। जैसे ऊपर बताया गया था कि रिजेक्शन एक तरह का डिसीजन होता है, जैसे कि हम नॉर्मल डिसीजंस को अपील कर सकते हैं, वैसे ही रिजेक्शन एक डिसीजन होता है, तो उसको हम अपील कर सकते हैं। लेकिन जो डिसमिसल होता है वो डिसीजन नहीं होता, तो उसको अपील करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डिसमिसल है, जिसको इन ऑर्डर्स को यूज़ करके डिसमिस किया गया है, तो इट मीन्स कि वो एक डिग्री नहीं होता, एक डिसीजन नहीं होता है। इसी अगर डिसीजन नहीं है, ऑब्वियसली वो अपील आप नहीं कर सकते किसी कोर्ट में जाके। तो ये फ़र्क है आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रेमेडीज़ फॉर प्लेंटिव। रेमेडीज़ क्या मिलती हैं, यानी कि अगर एक दफ़ा रिजेक्शन हो जाए तो क्या रेमेडी मिलेगी। तो रेमेडी में आएगा अप्लाई फॉर अ रिव्यू इन द सेम कोर्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस कोर्ट ने रिजेक्ट किया था उसी कोर्ट में आप रिव्यू भेज दें, कि आप कोर्ट को कह दें कि आपसे शायद गलती हुई होगी, आप दोबारा देख लें मेरी प्लेंट। तो ये एक रेमेडी मिल सकती है। दूसरी
दूसरे में क्या रेमेडीज़ हैं? दूसरी में ये रेमेडीज़ है, अप्लाई फॉर रिव्यू ऑन द डिसमिसल। अच्छा, यहाँ पे भी रिव्यू मिलेगा, लेकिन इसमें रिव्यू करने के लिए उनको ये ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा पार्ट मुश्किल है, वो इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। दूसरे हेडिंग है हमारे पास इफेक्ट ऑन सूट। इफेक्ट ऑन सूट में लिखा था केसेस कंसिडर एज नेवर फाइल्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा अगर प्लेन रिजेक्ट हो गई है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है अगर एक दफ़ा इफेक्ट हो जाती है ना, रिजेक्ट हो जाती है प्लेंट, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लेंट पे। प्लेंट दोबारा से अब नई सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन डिसमिसल में क्या इफेक्ट पड़ेगा? द केस एग्जिस्टेड बट नाउ एंडेड। डिसमिसल करने से क्या होगा कि केस को कोर्ट के जो हिस्ट्री है उसमें एग्जिस्ट तो वो कर जाएगा, लेकिन कोर्ट कहेगी कि ये एंड हो चुका है। एंड प्रॉपरली नहीं होगा, डिसमिस हुआ होगा। डिसमिस क्यों होगा? कोई एक पार्टी आई नहीं होगी कोर्ट में, या फिर किसी ने कोर्ट फ़ी नहीं दी होगी, या फिर प्लेंटिव ने एविडेंस नहीं दी होगी, जो हमने ऊपर बातें पढ़ी थी। उन वजूहात पे अगर डिसमिस हो गया है तो वो एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन लोग उसको कहेंगे कि वो एंड हो गया, प्रॉपर तरीके से एंड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ लिखी मिलेंगी। तो अगर ये वाले हेडिंग्स मुश्किल लगती हैं सारी, तो आप शुरू वाली 2 हेडिंग्स लिख के वाइंड अप कर सकते हैं टॉपिक को। एंड पर जाके आपने कंक्लूजन दे देना है। कंक्लूजन में लिखा है कोर्ट मस्ट केयरफुली एग्जामिन अ प्लेंट बिफोर प्रोसीडिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट को चाहिए कि वो प्लेंट को अच्छे से एग्जामिन करें, केयरफुली देखें कि इसमें क्या बात बोली गई है। रिजेक्ट करने से पहले भी देखें और कंटिन्यू करने से पहले, यानी कि कोर्ट के अंदर उस प्लेंट पे अमल, यानी कि प्लेंट को एक्सेप्ट करने से पहले भी देखें और रिजेक्ट करने से पहले भी देख लें, अच्छे से समझ लें उस प्लेंट को। ये बातें फर्स्ट लाइन में लिखी है। यहाँ पे हमने जो मेन ऑर्डर है उसको लिखे। ऑब्वियसली हमने ऑर्डर 12 भी पढ़ा था, ऑर्डर 13 भी पढ़ा था। आप चाहें तो वो भी इसमें दे सकते हैं, बट मेन ऑर्डर आपने 11 का ही देना है, 11 और 7 का, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखे अंडर ऑर्डर 7 एंड रूल 11 ऑफ CPC, कोर्ट्स have specific grounds to reject a plaint, but they may also allow the plaintiff to correct the mistake instead of rejecting it under Order 6, Rule 17। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि Order 7, Rule 11 के अंडर कुछ लिस्ट लिखी गई हैं जिनको यूज़ करके कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है एक प्लेंट को, ठीक है। लेकिन जो Order 6 और Rule 17 है, इसमें ये भी ऑप्शन दी जाती है कि अगर रिजेक्ट हो गई है तो प्लेंटिव को ये ऑप्शन दी जाती है कि वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर दे। कौन सी मिस्टेक्स? वो मिस्टेक्स जो ऑर्डर 7 और रूल 18 में लिखी गई हैं। कौन सी वाली? कि उसमें कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसमें स्टैंप लगी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। तो अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक थी और वो अगर हटा देता है, वो हटा तभी सकता है अगर वो इस ऑर्डर को यूज़ करे। यानी कि एक दफ़ा रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट कैसे हुई? कोर्ट ने इन ऑर्डर्स को यूज़ करके इस ऑर्डर 7 और रूल 11 को यूज़ करके रिजेक्ट कर दी, और उसमें ये बताया कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, या स्टैंप नहीं लगी हुई थी, या फलां रीज़न मौजूद है जो हमने पढ़ा था अब तक, रिजेक्ट कर दी। अब कोर्ट क्या करेगी? उस बंदे से कहेगी कि आप इस वाले ऑर्डर को यूज़ करके हमसे हेल्प लें। ये एक तरह की रेमेडी है प्लेंटिव के लिए। तो क्या करेगा प्लेंटिव कि इस ऑर्डर को यूज़ करके दोबारा से जो मिस्टेक उसने की थी उसको ख़त्म कर देगा मिस्टेक को, और सही से दोबारा उस प्लेंट को दोबारा कोर्ट को भेजेगा। तो ये सारा हमने पढ़ा था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट।